नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गणित और विज्ञान सेक्शन में। तो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का NCERT की बुक का एक नया अध्याय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है अध्याय 4। NCERT की बुक में दे रखा है, नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखिए बच्चों, इसकी अगर वेटेज की बात करें, कितने नंबर का ये आता है एग्जाम में, तो टोटल 7 मार्क्स का जो है ये 7 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। और उस 7 में से बच्चों आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, उस 7 में से आपसे 7 नंबर में जो है 4 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें 2 आएंगे MCQ। ठीक है, इस अध्याय से 2 MCQ आपसे पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा आपसे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर का होगा। और 1 प्रश्न जो है लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस अध्याय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार उनको। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजक आबंध, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। दूसरा टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा जो है कार्बन के अपरूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हीरा, ग्रेफाइट वगैरह वो सब आएंगे, फ्लोरीन, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, ये टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्तोन्मुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समावयवता यानी आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। फिर हम पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, सजातीय श्रेणी हम पढ़ेंगे, होमोजेनियस सीरीज जिसको हम कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये नोमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे की केमिस्ट्री सारी इसी पे डिपेंड करती है, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल, इन दोनों में से बड़ा क्वेश्चन जो आएगा दीर्घ उत्तरीय पक्का इसी में से आएगा। जो है पुराने आप पिछले साल के 2-3 सालों के पेपर उठा करके देख लीजिए, बड़ा जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसी सेक्शन में से आता है। और लास्ट जो सेक्शन है साबुन तथा अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, यहाँ से भी हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम डिटेल में इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं पाठ का परिचय। तो पाठ के परिचय में हम देखते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी पर जीवन की विद्यमानता के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा माना जाता है, वो बच्चों कार्बन माना गया है। ठीक है, कार्बन को तीसरा सबसे पहले जो है ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, फिर हाइड्रोजन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है, आपका कार्बन बच्चों माना गया है। उसके बाद लिखता है कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ कोयला होता है। बात करते हैं कितना पाया जाता है कार्बन, कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है प्रकृति में। तो भूप्रकृति में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% ही कार्बन उपस्थित होता है। बाकी वाला कहाँ होता है, वायुमंडल में। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन ये यौगिक बहुत सारे बनाता है। ठीक है, ये मिलियंस में अपने यौगिक बनाता है, लाखों में अपने यौगिक बनाता है। सबसे ज़्यादा यौगिक जो है कार्बन बनाता है, कार्बन उपस्थित होता है, तथा वायुमंडल में 0.03%। आपकी जो NCERT की बुक है वहाँ लिख रखा है 0.03 से 0.04% तक ये उपस्थित होता है। कहाँ, वायुमंडल में उपस्थित होता है। किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उपस्थित होता है। ईंधन जैसे लकड़ी, केरोसिन, कोयला, LPG, CNG, पेट्रोल इत्यादि, जो कपड़े हम पहनते हैं कॉटन के हैं, नायलॉन के हैं, ये सारे के सारे, जो गाड़ी हम चलाते हैं उसके टायर किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। सारे के सारे जो ईंधन हैं उन सब में कार्बन होता है। पॉलिएस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयाँ, रंजक, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं, ये सब कार्बन के बने हुए होते हैं। यानी कार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तत्व है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो तत्व है प्रकृति के अंदर, वो किसको माना गया है,
कार्बन को माना गया है। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कार्बन में क्या है, सहसंयोजक आबंध, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ठीक है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है कार्बन में सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। तो कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड होता है ना, उसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ले लेता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध उसको कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं मीथेन का। किसका उदाहरण लेते हैं? मीथेन का उदाहरण लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में बच्चों ये पूछा गया है कि मीथेन के अंदर कितने सहसंयोजक आबंध बनते हैं। तो हम पहले बना करके दिखाते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे और आप आसानी से इसका जवाब फिर दे पाओगे। तो देखिए बच्चों, मीथेन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, CH4। ठीक है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। यानी इसके अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर के क्या बना होता है, मीथेन बना होता है। अब बच्चों अगर हम बात करें कार्बन की, ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। यानी कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों कैसे लिखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, जब हम वितरण करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का तो भिन्न कोषों में करते हैं। जैसे ये किसी भी परमाणु का नाभिक है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद कोष होते हैं, ये प्रथम कोष है और उसके बाद ये द्वितीय कोष है। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स होती है बच्चों, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आप 8वीं जो है 9वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसके पास, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले कोष में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और बच जाते हैं। तो अगले जो कोष में है वो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2-4 हो जाएगा। किसका, कार्बन का। इसी तरह से अगर हम बच्चों बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, यानी कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। तो देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 1 नहीं है अपने पास, 4 हाइड्रोजन है। अब इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये पहले ही कोष में आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पहले ही कोष में आ जाएगा और पहला ही कोष उसका आखिरी कोष होगा, बाह्यतम कोष उसका पहला ही होगा। अब बच्चों अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं किसका, CH4 का, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये है कार्बन, ठीक है, ये आपका कार्बन है, कार्बन का एक परमाणु है। कार्बन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स के इसके बाहरी कोष में दिखा देंगे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इस मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन हैं, तो चारों हाइड्रोजन्स को इधर दिखा देंगे। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 यहाँ पे। इस तरह से बच्चों दिखाएंगे। अब हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है, आखिरी कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन को अपना कोष पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये पहले ही कोष में है, इसका पहला ही कोष है और पहले कोष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से कार्बन को अपना बाहरी कोष, बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाह्यतम कोष में। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
और हाइड्रोजन 4 हैं और उन चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करते हैं, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप चाहो तो इसको स्टार से भी बना सकते हो जिससे थोड़ा डिफरेंट दिख जाए। मैं डॉट से बना रही हूँ, डॉट से बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा। ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों होता क्या है, ये शेयरिंग कर लेते हैं। ये कार्बन कहता है कि भाई मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मैं ऐसा करता हूँ तुम सबको एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यह क्या कर लेते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से बनाएंगे हम। ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8, और इस तरह से ये हाइड्रोजन भी शेयर करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी शेयर करेंगे, एक एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी ले लेंगे और इस तरह से इनके अंदर शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी और ये अपना क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का, CH4 का। और ये जो बंध बन गए हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध मतलब इनको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन्होंने क्या कर लिया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लिया है। ठीक है, तो ये अपना मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया है। आपको ध्यान क्या रखना है, एक गोले के अंदर सिर्फ एक ही परमाणु आएगा। ठीक है, जैसे इस गोले के अंदर ये एक ही परमाणु है कार्बन, और इस गोले के अंदर ये एक ही परमाणु है हाइड्रोजन, इसके अंदर ये एक हाइड्रोजन है, इसके अंदर ये, जब स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके भी हैं और इस गोले में है तो कार्बन के भी हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने साझा कर लिया है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्योंकि एक एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी आती है तो आपको इस तरह से एग्जाम में बना करके आना है। यह है बच्चों एग्जाम्पल किसका, कार्बन में सहसंयोजी आबंध का। और बहुत बार मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना परीक्षा में पेपर में बनाना आता है, तो आपको एज इट इज इस तरह से बना करके आना है। इस तरह से आपको लिखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर हाइड्रोजन का, और इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन साझा ही क्यों करते हैं। भाई कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता, या ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग भी सकता था। अगर त्याग देता तो इसका पहला जो कोष है वो कंप्लीट हो जाता और इस तरह से ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता। ठीक है, इनर्ट गैस क्या होती है बच्चों, जैसे अपना हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कोष पूरा है। ठीक है, जैसे अपना नियोन है, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले कोष में 2 और दूसरे में 8, उसका ऑक्टेट पूरा, उसको ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इनको इनर्ट गैस कहते हैं। ये इनएक्टिव होती हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं किसी के साथ भी। तो हर एक तत्व क्या करता है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए वो रिएक्शन करता है। तो अब कार्बन क्या करता है, सवाल ये उठता है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था जिससे ऑक्टेट पूरा हो जाता और 4 दे भी सकता था, फिर इसने शेयरिंग ही क्यों की। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंध ही कार्बन के अंदर क्यों बनता है। तो देखिए बच्चों, उसका हम सीधी सी बात करते हैं कि मान लो होता क्या है, ये अपना कार्बन है। ठीक है, ये अपना कार्बन है और ये इस कार्बन का नाभिक है। अब कार्बन के नाभिक के अंदर क्या होता है बच्चों, 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कोष में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर देना चाह रहा है तो क्या होता है बच्चों, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है तो इसको बहुत ज़्यादा, अगर ये त्याग करे, ठीक है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करे तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और इतनी ऊर्जा यहाँ इसके पास होती नहीं है। क्यों होती है ज़रूरत, क्योंकि नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि पीछे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और प्रोटॉन 6 हो जाते हैं। तो इतनी ऊर्जा होती नहीं है, इसलिए त्याग नहीं कर पाता है। तो ठीक है भाई, त्याग नहीं कर पाता है तो क्या होता है, ये ले भी तो सकता है, ये ग्रहण भी तो कर सकता है। सवाल उठता है कि चलो त्याग नहीं कर पाएगा तो ग्रहण तो कर पाएगा। तो अगर ग्रहण करने की बात आए तो देखिए नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन हैं
और इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। और अगर 4 और इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है जो भी नाभिक सह नहीं पाता है, तो ये काम भी संभव नहीं है। मतलब ना तो ये त्याग कर पाएगा और ना ही ग्रहण कर पाएगा, दोनों ही काम ये नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करनी पड़ती है, इसको शेयरिंग करनी पड़ती है। अब अगर परीक्षा में अगर आ जाता है कि सहसंयोजी आबंध ही क्यों बनता है, तो उसको लिखेंगे किस तरह से। तो देखिए बच्चों, आपके लिए मैं नोट्स बना करके लाई हूँ, इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं इसका अष्टक निम्न 2 प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। किस तरह से कि भाई या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दे, यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना ले, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धनायन बना ले। परंतु 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये काम संभव नहीं हो पाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कार्बन नेगेटिव का जो है ऋणायन बना ले, 4 नेगेटिव चार्ज वाला ऋणायन बना ले, ये हो सकता है। लेकिन 4 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। कठिन हो सकता है क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, 4 और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो नाभिक जो है 10 इलेक्ट्रॉन टॉलरेट नहीं कर पाता है, धारण नहीं कर पाता है, उसके लिए ये काम भी कठिन हो जाता है। तो क्या होता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन खो पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाएगा। फिर क्या करना पड़ता है उसको। अतः इस समस्या को हल करने के लिए कार्बन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्बन के अन्य परमाणुओं या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, अपने जो 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस से इलेक्ट्रॉन आखिरी कोष में, उनको क्या कर लेता है, दूसरे तत्वों के साथ या खुद कार्बन के तत्वों के साथ क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। ये दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोष से संबंधित साझित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार का बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अगर बच्चों परीक्षा में आता है कि भाई सहसंयोजी आबंध ही क्यों बनता है, तो आप इस तरह से जो है उसको एक्सप्लेन करके आएंगे परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। सहसंयोजक आबंध का एक एग्जाम्पल हम लेकर के आए हैं। तो देखिए सहसंयोजक आबंध के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन का निर्माण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर किसका देखेंगे हम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, आप जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको अगर परीक्षा में बनाना आता तो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले जिसका भी पूछा है उसका हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1 ही है, 1 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई 1 ही कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन अणु के अंदर आपके पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये है अपने पास एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बैलेंस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और ये है दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये क्या कर लेते हैं, ये दोनों अपने 1 इलेक्ट्रॉन को साझित कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को साझित कर लेंगे। और इनका बाह्यतम कोष कौन सा है, पहला ही है। और पहले कोष में हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और इसके भी साझित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इस तरह से इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, यानी एक सहसंयोजी आबंध बन जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाएंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। और ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक, ठीक है। ये क्या है, सहसंयोजक बंध है, ठीक है बच्चों।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, हाइड्रोजन का हम बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं किसका, क्लोरीन की। क्लोरीन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल किसका लेते हैं, Cl2, ठीक है। Cl2 अणु का निर्माण। तो Cl2 अणु का निर्माण बच्चों किस तरह से आप करेंगे, अगर परीक्षा में आ जाता है तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। हर किसी में ऐसे ही लिखेंगे और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं कई सारे एग्जाम्पल करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये चीज़ें बच्चों आपको याद करनी है। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो फिर आप आगे परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या ही लिखोगे, जब आपको यही पता नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों हो जाएगा 17 है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 हो गए। और उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन शेष बचे। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे ये क्लोरीन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 दिखाएंगे, फिर यहाँ पे भी 2 दिखाएंगे, यहाँ पे भी 2 दिखाएंगे। ये क्लोरीन हो गया। और क्लोरीन अणु के पास अपने को पता है कि क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ये दूसरा क्लोरीन, इसके एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे और 2 यहाँ, ठीक है। ये इस क्लोरीन के 7 हो गए, 2 4 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, और ये इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए बच्चों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों के पास 1 की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन को इसने साझा कर लिया। अब मैंने कहा था एक गोले में 1 ही परमाणु होना चाहिए, तो ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये दूसरा गोला बनाएंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने को साझा कर लेगा। और इस क्लोरीन के 2 4 6 हो गए हैं और इसके भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये साजित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो बंध बन रहा है वो क्या है, सहसंयोजक बंध बन रहा है। इस तरह से हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl और फिर यहाँ पे Cl, और ये जो क्या है, ये सहसंयोजक बंध है। इस तरह से बच्चों आप परीक्षा में करके आएंगे अगर क्लोरीन का एग्जाम्पल आ जाता है। इसी तरह से जो है एग्जाम्पल अमोनिया का है, NH3 और H2O वाटर का भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। तो अगर इनके भी आते हैं तो आप परीक्षा में, चलो मैं आपको NH3 का और एग्जाम्पल सोल्व करके दिखा देती हूँ और H2O का आपको होमवर्क के रूप में दे देती हूँ। तो देखिए बच्चों, NH3 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं, ठीक है। उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 5, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कोष में 5। और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही होते हैं। तो हर किसी का कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। अब देखिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। और जो हाइड्रोजन है वो 3 है, उन तीनों को 1 की ज़रूरत है। तो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बन जाएगा, हम इस तरह से लिखेंगे, ये नाइट्रोजन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 को हम एक साथ दिखाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर और 1 इधर। अब देखिए हाइड्रोजन अपने पास 3 है और हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। इन सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसका और ये इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए साझा कौन करेगा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी तो 2 4 6 ये सारे साजित कर लेगा। और ये नाइट्रोजन का जो है इस तरह से हम नाइट्रोजन को एक गोले में ले लेंगे। और हाइड्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन करेगा शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन। इस तरह से बच्चों हम NH3 का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। ये सहसंयोजक बंध है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि NH3 के अंदर यानी अमोनिया के अंदर
ऐसा प्रश्न पिछले साल आया था। ठीक है, 2025 का पेपर आप उठा करके देखोगे तो इसी तरह का क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था। जैसे पूछ लिया कि अमोनिया के अंदर कितने सहसंयोजी आबंध बनते हैं। तो अगर आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना आता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप आसानी से देख सकते हो कि भाई यहाँ पे तो 3 सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं, तो यहाँ पे 3 सहसंयोजी आबंध। इसी तरह से आपको वाटर का करना है बच्चों, ये वाटर का आप खुद ट्राई करेंगे, या ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। ये वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।